चलो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में भाषाई समूह और राजनीति पर लेख लिखिए। तो भारत में भाषाई समूह और राजनीति पर हमें टिप्पणी करनी है। ये क्या क्या है? भारत में भाषा न केवल सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, बल्कि यह राजनीतिक चेतना और संगठित आंदोलन का भी आधार रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे को भाषाई रेखाओं पर तैयार किया, तब भाषा को राजनीतिक मान्यता मिलनी आरंभ हुई। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में संकोच दिखाया। तो जैसे देखते हैं कि हम भाषा के आधार पर स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिला है। तो भाषा क्या है कि हमारे भारत में एक सांस्कृतिक पहचान है, जिसको राजनीतिक और आंदोलन के बेस पर यूज किया गया है। तो इसमें क्या है, सरकार ने इनको राजनीतिक मान्यता देनी शुरू कर दी। परंतु क्या है कि जो स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन में इन्होंने क्या किया, पीछे कदम कर लिए कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया। तो यह स्थिति तब बदली जब पी श्रीमुलु ने पृथक तेलुगु राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो पहले क्या था कि सरकार क्या करती थी, भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन में संकोच करती थी और पीछे कदम ले लेती थी। परंतु क्या हुआ कि श्रीमुलु ने जब इसमें आमरण अनशन किया और उनकी भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के पश्चात 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हो गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद भारत में अधिकांश राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो इसके बाद क्या है कि एक श्रेणी में चलते हुए बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा। हालांकि इस कदम ने कुछ समस्याओं का समाधान किया, लेकिन राज्यों के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों की उपेक्षा और उनके साथ भेदभाव के नए मुद्दे उत्पन्न हो गए। इन्होंने बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो कर दिया, परंतु जो एक राज्य के अंदर जो भाषा के अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ भेदभाव के नए मुद्दे उत्पन्न हो गए। जहाँ एक और बहुसंख्यक समुदाय चाहता है कि अल्पसंख्यक उनकी भाषा अपना ले, वही अल्पसंख्यक इसे अपनी भाषाई और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं। इस तनाव ने कई क्षेत्रों में स्वायत्तता और नए राज्य की मांग को जन्म दिया है। तो इसमें क्या है कि कई स्टेट हैं जिनमें बहुसंख्यक समुदाय कोई भी राज्य का हो, वह चाहता है कि वो कोई भी अल्पसंख्यक हो या पूर्ण राज्य उनकी भाषा को अपना ले। तो दूसरी तरफ क्या है, अल्पसंख्यक क्या सोचते हैं, उनकी जो भाषाई और सांस्कृतिक अस्तित्व है वो इसको खतरा मानते हैं कि अगर भाषा बहुसंख्यक समुदाय की भाषा का अपना ली उन्होंने, तो उनकी जो भाषाई और सांस्कृतिक अस्तित्व है उसको खतरा हो जाएगा। तो इससे क्या कई तनाव उत्पन्न हो गए और नए राज्यों की मांग उत्पन्न हुई। भाषाई पहचान प्राय नरजातीय पहचान से जुड़ी होती है और कई बार दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाना कठिन हो जाता है। तो भाषा क्या है कि इसकी पहचान है वो क्या है, नरजातीय पहचान से जुड़ी होती है और कई बार दोनों एक दूसरे से मतलब अलग कर पाना इन दोनों को कठिन हो जाता है कि क्या क्या मुद्दे हैं। पूर्वोत्तर भारत इसका प्रमुख उदाहरण है, जहाँ अनेक जनजातीय और भाषाई समुदाय रहते हैं। असम में असमिया और बंगाली भाषाओं के बीच लंबे समय से तनाव रहा है। तो इसका जो है नरजातीय है वो इसकी मेन जड़ें क्या है, पूर्वोत्तर से जुड़ी हैं और इसके उदाहरण भी पूर्वोत्तर राज्य में अधिक मिलते हैं। इसमें क्या है कि असम में क्या था, असमिया और बंगाली भाषाओं के बीच में लंबे समय से तनाव रहा। औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वतंत्रता से पहले क्या था, जब अंग्रेजों ने बंगाली को प्रशासनिक भाषा बनाया तब असमिया समुदाय ने इसके विरुद्ध भेदभाव के रूप में देखा। स्वतंत्रता के पश्चात जब असम सरकार ने असमिया को एकमात्र कार्यली भाषा बनाने की कोशिश की, तो गैर असमिया समुदाय जो बंगाली थे समुदाय में असंतोष और विरोध उभर गया। तो मतलब जिसकी भाषा को आगे लेके आए तो दूसरा पिछड़ जाता है। तो इसी प्रकार इसमें क्या है, तनाव बना रहा। इन विवादों ने कुछ क्षेत्रों में हिंसा का रूप ले लिया। 1990 के दशक में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद के समय तमिल भाषियों पर हमले हुए, जो भाषीय असहमति के परिणाम थे। तो इस बीच में क्या था, मुद्दा क्या था, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद। परंतु इसमें जो आंदोलन हुआ, जो हिंसा हुई, वो किस कारण हुई, इनकी भाषा को लेकर।
ऐसी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भाषा एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है जो राजनीतिक तनाव को जन्म दे सकता है। तो इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत ही मतलब ज्वलनशील मुद्दा है, जिसके कारण आंदोलन हो सकता है, हिंसा हो सकती है। भाषाई अल्पसंख्यकों को यह भी आरोप रहा है कि राज्य सरकारें बहुसंख्यकों की भाषा को प्राथमिकता देती है और उनकी भाषा को न तो प्रशासनिक मान्यता दी जाती है और न ही शैक्षणिक संस्थानों में जगह दी जाती है। तो इस प्रकार क्या है, अल्पसंख्यकों का यह मुद्दा हमेशा से रहा है कि जो भी सरकार होती है, सरकार भी क्या करती है कि जो बहुसंख्यक हुए उनको वोट के लेने के चक्कर में वो अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं पीछे रख देते हैं। तो हर बार उनकी यह मांग रहती है। उर्दू और मिथिला की भाषा इस भेदभाव के उदाहरण है। उर्दू जो कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में बोली जाती है, सांप्रदायिक राजनीति की भेंट चढ़ गई। इसे मुसलमानों की भाषा कहकर तुष्टीकरण का मुद्दा बना दिया गया, जबकि इसे बोलने वाले केवल मुस्लिम ही नहीं, हिंदू समुदाय के लोग भी थे। तो इस प्रकार इसका मुद्दा देख सकते हैं। पंजाब में भाषाई संघर्ष सामने आया जब पंजाबी को लेकर सिख और हिंदू समुदाय में असमंजस पैदा हुआ। आर्य समाज जैसे संगठनों के प्रभाव में कई हिंदुओं ने जनगणना में हिंदी को अपनी भाषा घोषित किया, जिससे पंजाबी राज्य के गठन की मांग कमजोर पड़ गई। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? भारत की भाषाई संरचना अत्यंत जटिल और संवेदनशील है। भारत की भाषा बहुत जटिल है, इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। भाषाई पहचान न केवल सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, बल्कि यह राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वीकृति से भी जुड़ी हुई है। जब तक भाषाई अल्पसंख्यकों का समान अवसर और संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक भाषाई विवाद और असंतोष की स्थिति बनी रहेगी। अतः आवश्यक है कि नीति निर्माण में भाषाई समावेशन को प्राथमिकता दी जाए, ताकि विविधताओं में एकता को मजबूती से किया जा सके और देश की एकता अखंडता बनी रहे। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं। उन भाषाओं के कारण कई भाषाओं में कई लोग क्या है, कई भाषा है जो बहुसंख्यक लोगों की है, कई अल्पसंख्यक लोगों की है। तो राजनीति के चक्कर में बहुसंख्यक को मान्यता दी जाती है, अल्पसंख्यक को प्राथमिकता नहीं दी जाती, जिसके कारण उनको क्या है, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक जो उनको खतरा पैदा हो जाता है, जिस कारण क्या है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इससे क्या मतलब सुझाव मिलता है, क्या मतलब इसके नए हमें एक सुझाव मिलता है या एक नया अवसर क्या देखने को मिलता है कि इन भाषाओं को तनाव को कम करने के लिए इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों को समान अवसर दिया जाए और इनको संरक्षण दिया जाए, जिससे हमारे देश में भाषा के आधार पर आंदोलन ना हो, हिंसा ना हो और देश को एकता को मजबूत किया जा सके, देश की एकता को मजबूत किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। नरजातीय समूह से आप क्या समझते हैं? भारत की राजनीति में नरजातीय समूह की भूमिका पर विश्लेषण कीजिए। तो मेरे लिए हमें नरजातीय समूह को देखना है और इसमें क्या है, भारत की राजनीति में नरजातीय समूह की भूमिका देखनी है। अगला क्या है, ये सेम क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप में एग्जाम में आपके आ सकता है। नरजातीय राजनीति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसकी क्या अवधारणा है? उत्तर पूर्व भारत में नरजातीय राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर पूर्व भारत में नरजातीय राजनीति की प्रवृत्तियों पर चर्चा करनी है। तो इसका उत्तर देखते हैं। नरजातीय समूह वे सामाजिक समुदाय होते हैं जो कि साझा सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक या नस्ली पहचान के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो नरजातीय समूह की क्या डेफिनेशन होगी, क्या इसकी परिभाषा है? तो नरजातीय समूह सामाजिक समुदाय होते हैं, पहला तो ये हो गया, जो कि मतलब क्या करते हैं, साझा सांस्कृतिक, भाषा या धार्मिक या नस्ली पहचान के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं। यद्यपि समाजशास्त्र में उन्हें पूर्ण सामाजिक संरचना नहीं माना जाता, फिर भी ये व्यक्ति समूहों के विशेष के रूप में विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान लिए हुए हैं। तो ये क्या है कि समाजशास्त्र के हिसाब से पूर्ण सामाजिक संरचना नहीं है, तो ये क्या होता है कि व्यक्ति समूह का संगठन होता है। तो इसके रूप में क्या है, इन्होंने सांस्कृतिक पहचान अपनी बना रखी है। ऐसे समूहों में प्राय भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, वंश, धर्म, नस्ल की समानता देखी जाती है, जो उन्हें अन्य सामाजिक समूहों से अलग करते हैं। तो एक सामाजिक समूह हो गया, उसकी क्या मिलेगी, भाषा एक मिलेगी, राजनीतिक रिवाज, परंपरा, वंश, धर्म, नस्ल की समानता देखी जाएगी। तो अलग जनजाति नरजातीय समूह की अलग रीति रिवाज होगी, अलग भाषा होगी, परंतु उनमें एक समूह की एकता होगी। नरजातीय पहचान और नस्लीय पहचान के बीच स्पष्ट भेद है। तो इन दोनों के बीच में क्या मतलब अलग है? नरजातीय पहचान और नस्लीय पहचान में नस्ल जैविक आधार पर भिन्नता को दर्शाती है। तो नस्ल जैविक क्या होगी? तो नस्ल में क्या है कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है कि मतलब शारीरिक रूप से या डीएनए के रूप से अलग भिन्नता दर्शाती है। जबकि नरजातीय क्या होता है, सांस्कृतिक विशेषताओं पर आधारित होती है। तो सांस्कृतिक रूप से भिन्नता उनके आधार पर होती है। इस दृष्टि से नरजातीय समूह एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है जो किसी विशिष्ट
ऐतिहासिक, भाषा या धार्मिक विरासत से जुड़ी हुई है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में नरजातीय समूहों की संख्या अधिक है। तो भारत में क्या है कि बहुत सारे सांस्कृतिक नरजातीय समूह हैं और इन्हें अलग अलग स्तरों पर, जैसे भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक पहचान पर पहचाना जाता है। तो इनकी पहचान भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कई हम भाषाई आधार पर, कई हम सांस्कृतिक आधार पर, कई हम धार्मिक पहचान पर इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन समूहों की राजनीतिक सक्रियता कई मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जैसे राजनीतिक भागीदारी, क्षेत्रीय स्वायत्तता, विकास का आधार और सांस्कृतिक संरक्षण इनके मुद्दे रहते हैं। नरजातीय राजनीतिक का स्वरूप भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बदलता रहता है। कहीं यह भाषा धर्म पर आधारित होती है, कहीं यह स्वशासन अथवा अलग अलग राज्यों की मांग का रूप ले लेती है। नरजातीय राजनीति में दो दृष्टिकोण प्रमुख है। तो नरजातीय राजनीति में कौन से दो दृष्टिकोण है, ये देखते हैं। सघनवादी दृष्टिकोण, इंस्ट्रूमेंटल व्यू। तो इसके अनुसार क्या है, नरजातीय पहचान एक सामाजिक राजनीतिक निर्माण है जिससे शक्तिशाली वर्ग अपने हितों के लिए निर्मित और संचालित करते हैं। तो इसके अनुसार क्या होता है कि जो नरजातीय पहचान है वो क्या है, सामाजिक राजनीतिक निर्माण है जिसे शक्तिशाली वर्ग अपने हितों के लिए निर्मित और संचालित करते हैं। जो शक्तिशाली वर्ग होते हैं वो अपने हितों के लिए इसमें अलग अलग बदलाव कर देते हैं अपने अनुसार। प्राकृतिक दृष्टिकोण क्या है, यह मानता है कि नरजातीय पहचान मौलिक और सहज होती है, जो सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। तो इसके दृष्टिकोण के हिसाब से क्या है कि नरजातीय पहचान क्या है, मौलिक और सहज होती है, इसका सामाजिक जीवन का यह एक अभिन्न अंग है। भारत में स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रीय भाषाओं और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अनेक नरजातीय आंदोलन की शुरुआत हुई। उदाहरण स्वरूप तमिलनाडु में तमिल अस्मिता का आंदोलन हुआ, पंजाब में सिख पहचान आंदोलन और कश्मीर में मुस्लिम समुदाय से जुड़ी मांगे सामने आई। अतुल कोहली जो एक समाजशास्त्री है, विद्वान है, इन्होंने क्या किया, इन आंदोलनों को एक यू कर्व की प्रक्रिया की संज्ञा दी, जिसमें पहले चरम पर जाकर अत्यंत वे शिथिल हो जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत में नरजातीय राजनीति क्या है, इसको देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत नरजातीय विविधता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ स्वदेशी जनजातियां और प्रवासी समूह सह अस्तित्व में है। तो यहाँ इसमें क्या देखने को मिलता है, जो जनजातियां हैं, जो नरजातीय समूह है, वो प्रवासी समूह है, ये सह अस्तित्व में है। यहाँ की राजनीतिक प्राय नरजातीय पहचान है, क्षेत्रीय स्वायत्तता है, आर्थिक अवसरों की मांग करते हैं, संचालित इन मुद्दों पर संचालित होती है। मणिपुर में क्या देखने को, क्या नरजातीय समूह है, मितई, कुकी और नागा समुदाय के बीच में प्रतिस्पर्धा है। ये क्या है, सारे अपने नरजातीय समूह है मणिपुर के। असम में क्या है, बाडो समुदाय का आंदोलन है, जिसमें पहले भी राज्यव्यापी असमी आंदोलन में भाग लिया था, परंतु बाद में उपेक्षा के चलते बाडोलैंड की मांग उठाने लग गए। मेघालय में क्या है, खासी, गारो, जैंतिया समुदाय की क्षेत्रीय असमता की रक्षा के लिए आंदोलन होना। ये समूह कभी सहयोग करते हैं, पर लक्ष्य प्राप्ति के बाद मतभेद पर उतर आते हैं। तो ये क्या आता है, जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती ना, तब तक ये सहयोग करते हैं, बाद में मतभेद पर उतर आते हैं, बाद में अपने स्वार्थ के लिए। इससे छोटे समुदाय में असंतोष पनपता है और वे पृथक पहचान और अधिकारों की मांग करने लगते हैं। जम्मू कश्मीर का क्या मामला है, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 क्षेत्र सम्मिलित थे। जम्मू अलग था, कश्मीर और लद्दाख 3 क्षेत्र सम्मिलित थे। इसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय जैसे हिंदू, मुसलमान और बौद्ध निवास करते हैं। मैक्सिमम क्या है, हिंदू, मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग हैं। यहाँ की नरजातीय राजनीति भी धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान पर आधारित है। लद्दाख और जम्मू दोनों ने समय समय पर स्वायत्तता का पृथक राज्य की मांग उठाई। धारा 370 हटाए जाने के बाद इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। जब से धारा 370 हटी है, पहले क्या था, राज्य था, अब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इन्हें दे दिया गया है। इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष है, भारत में जनजातीय समूहों की राजनीति सामाजिक विविधता, ऐतिहासिक अस्मिता और राजनीतिक वंचना के अनुभव से प्रेरित होती है। तो इसमें क्या है, भारत में जनजातीय समूह, इसका क्या मेन मुद्दा है, राजनीतिक सामाजिक विविधता, ऐतिहासिक अस्मिता और राजनीतिक वंचना। यद्यपि यह लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण है, फिर भी यदि नीति निर्माण में संतुलन बनाया जाए और नरजातीय अस्मिता को सम्मान दिया जाए तो यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकती है, वरना इसमें तनाव, आंदोलन होते रहेंगे और हिंसा उत्पन्न होती रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अनुसूचित जनजातियों की पहचान किन आधारों पर की जाती है, इसको समझाओ। भारत में भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं। भारत स्वतंत्र भारत में जनजातीय कल्याण की क्या प्रमुख चुनौतियां थी, आइए देखते हैं। भारत में जनजातियां एक विशेष सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनकी जीवन शैली, सांस्कृतिक पहचान
आम समाज से कुछ भिन्न होती हैं। तो क्या है, आम समाज हो गया, जो जनजातियां होती हैं उनका क्या होता है, सांस्कृतिक जीवन शैली और पहचान क्या होती है, आम समाज से थोड़ी अलग होगी। उनमें क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। इनका जीवन मुख्यतः पारंपरिक, सामूहिक और प्रकृति के निकट होता है। जनजाति अक्सर दूरस्थ जंगलों, पहाड़ी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो इनका निवास स्थान क्या होता है, इनका क्षेत्र क्या होता है, जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं उनमें यह निवास करते हैं। तथा उनकी सामाजिक संरचना, भाषा, रीति रिवाज विशिष्ट होते हैं। और इनकी क्या होती है, सामाजिक संरचना अलग होगी, भाषा ये अलग भाषा का यूज करते हैं, इनके रीति रिवाज होंगे वो अलग होंगे। हालांकि सभी जनजातियां एक जैसी नहीं होती, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में भी जनजातियों के बीच उल्लेखनीय विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इसमें हर एक जनजाति की अलग विशेष पहचान होती है, अलग मुद्दे होते हैं, अलग भाषा होती है, अलग रीति रिवाज होते हैं। एक जगह पर दो जनजातियों में अलग अलग भिन्नता देखी जा सकती है। भारत संदर्भ में जनजातियों की पहचान दो ऐतिहासिक दृष्टिकोणों के आधार पर की जाती है। पहला है औपनिवेशिक दृष्टिकोण, जो आजादी से पहले ब्रिटिश शासन में जनजातियों को मुख्य धारा से पृथक, अलग, पिछड़े और अलगाववादी समुदाय के रूप में देखा जाता है। अगला पॉइंट क्या है, स्वतंत्र भारत का दृष्टिकोण। तो स्वतंत्र भारत में क्या दृष्टिकोण है जनजातियों को लेकर। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य ने जनजातियों को एक ऐसा समुदाय के रूप में चिन्हित किया है जो सामाजिक आर्थिक विकास में पिछड़ गए हैं, जिन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। तो इसमें क्या है कि जो जनजातियां हैं वो क्या है, स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद क्या देखा गया, उनमें सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है। तो इनको आम जनता में समान लाने के लिए इनके लिए विशेष प्रावधान है, विशेष प्रयासों की आवश्यकता है, जो कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा किए गए हैं। भारतीय संविधान ने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए ठोस संवैधानिक प्रावधान किए हैं। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत केंद्र सरकार उन जनजातियों को अधिसूचित करती है जिन्हें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का दर्जा दिया गया है। जैसे बोलते नहीं हम SC ST, तो इसको क्या है, स्पेशल दर्जा दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब का। अनुच्छेद 366 अनुसूचित जनजाति को उन समुदायों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित किया जाता है। 342 में क्या लिखा, ST का दर्जा दिया गया, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया है, विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुसूचित जनजाति को उन समुदाय के रूप में देखते हैं। अगला क्या है, अनुच्छेद 244 के अनुसार संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था करती है, जबकि 6ठी अनुसूची उत्तर पूर्व भारत के कुछ जनजातीय बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करती है। तो अनुच्छेद 244 के अनुसार क्या हो गया, इसकी 5वीं अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्था करती है, जो अनुसूची के जो क्षेत्र है उनकी व्यवस्था करती है। और जो 6ठी अनुसूची है वो क्या करती है, उत्तर पूर्व भारत है ना, जो उसमें क्या है, जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है उनको स्वायत्तता प्रदान करती है। भारत में अनुसूचित जनजातियां, भारत में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनका जिक्र करेंगे। भारत में लगभग 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 9% हिस्सा बनाती हैं। ये समुदाय विविध भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। तो भारत में लगभग कितनी जनजातियां हैं, 700 से अधिक। टोटल हिस्सा भारत की जनसंख्या कितना होता है, 9% से अधिक। और इनका क्या क्या डिफरेंस है, इनमें विविध भाषा, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि है इनकी विशिष्ट पहचान को संरक्षित करने और इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष योजनाएं, आरक्षण, शिक्षा और सरकारी सेवा में 7% आरक्षण दिया गया है और आर्थिक सहायता के प्रावधान लागू किए गए हैं आम धारा में लाने के लिए। जनजातीय जीवन की इनकी क्या विशेषताएं हैं, प्रकृति के साथ गहरे संबंध है, क्योंकि विशेषकर यह कृषि से जुड़े होते हैं। स्वायत्त सामाजिक संरचना होती है इनकी, परंपरागत उत्पादन प्रणाली, शिकार करते हैं, कृषि करते हैं और हस्तशिल्प आदि की इनकी कला का इस्तेमाल करते हैं। लोक विश्वासों और स्थानीय परंपराओं पर आधारित धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। ग्राम आधारित सामूहिक निर्णय व्यवस्था है, तो इनका जो निर्णय लेता है वो कौन सी है, ग्राम आधारित सामूहिक निर्णय व्यवस्था यूज करते हैं। जनजातियों की वर्तमान सामाजिक स्थिति क्या है, हालांकि संवैधानिक सुरक्षा और योजना के बावजूद अनुसूचित जनजातियां अब भी कई सामाजिक आर्थिक सूचकांकों में पिछड़ी हुई है। सरकार द्वारा बहुत सारे एजेंडे लाए गए, बहुत सारा प्रावधान लाए गए, इनको विशेष दर्जा दिया गया, विशेष आर्थिक सहायता दी गई, फिर भी क्या है, अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो इनमें क्या है, पिछड़ापन, गरीबी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातियों की लगभग 47.1% आबादी गरीबी रेखा से नीचे बिता रही है 2016 और 17 के आंकड़ों के अनुसार।
तो 2016 और 17 के आंकड़े के अनुसार क्या है कि आधी जनजातियां अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं और भूमिहीनता लगभग 9.4% एसटी जनसंख्या के पास कृषि भूमि नहीं है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। स्वास्थ्य क्या है, जनजातीय समुदाय की शिशु मृत्यु दर 35.8 प्रति हजार, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना है, तो इनकी शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। शिक्षा, अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता दर 59% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 73% है, इसमें भी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। विस्थापना, 1951 से 1990 के बीच लगभग 40% जनजाति आबादी को औद्योगिकरण, खनन, बांध निर्माण आदि के कारण विस्थापना झेलना पड़ा, जिनमें से अधिकांश पुनर्निवास नहीं हुआ। तो इनको क्या है, कई सरकारी योजनाओं के चलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते इनको क्या है 1951 से 1990 के बीच में इनकी लगभग आधी आबादी 40% आबादी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, और उसमें से मैक्सिमम को क्या है कि पुनर्निवास उनको घर तक नहीं मिले। श्रम क्षेत्र में इनकी क्या भागीदारी है, NSSO के अनुसार अनुसूचित जनजातियों देश की कार्यबल में लगभग 60% आबादी निभाती है, जो राष्ट्रीय औसत से 53% से अधिक है। तो यह क्या है कि श्रम में क्या है, ये इनकी भागीदारी बहुत ज्यादा है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है, परंतु यह कार्य अधिकतर असंगठित और असुरक्षित क्षेत्रों तक सीमित है। परंतु ये किस प्रकार के कार्य करते हैं, जो असंगठित होते हैं और असुरक्षित क्षेत्रों में होते हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, भारत की जनजातियां सांस्कृतिक रूप से समृद्ध परंतु विकास की दौड़ में अभी भी पिछड़ी है। इनकी सांस्कृतिक जड़ें तो बहुत मजबूत है, परंतु विकास की दौड़ में पीछे रह गए। ऐतिहासिक रूप से ये मुख्य समाज से अलग थलग रहने और संसाधनों की कमी के कारण ये शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाए। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों जैसे आरक्षण, विशेष क्षेत्रीय प्रावधान, कल्याणकारी योजना के बावजूद जमीनी स्तर पर परिवर्तन की गति धीमी रही है। इनके सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए समावेशी विकास की रणनीति इन समुदायों के वास्तविक सशक्तिकरण की कुंजी हो सकती है। सरकार द्वारा बहुत एजेंडे लाए गए, बहुत सारे आरक्षण दिए गए, बहुत सारी आर्थिक सहायता दी गई, फिर भी ये क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका क्षेत्र में प्रगति इतनी जो करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। भारत में जनजातीय समुदायों का भौगोलिक वितरण किस प्रकार किया गया है, BS गुहा द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या देखना है, जनजातीय समूह है उनका भौगोलिक वितरण भारत में किस प्रकार है उसका देखेंगे। भारत विविधताओं का देश है, जहाँ की जनजातियां भी इसी विविधता की जीवंत मिसाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ के लगभग है, जो कि देश की कुल आबादी का 8.6% हिस्सा है। तो इस प्रकार क्या है कि देश में टोटल 2011 के अनुसार 10.43 करोड़ लोग हैं जो जनजातीय समुदाय के हैं, और इसका कुल जनसंख्या का 8.6% हिस्सा बनता है। ये जनजातियां विशेष रूप से उन क्षेत्रों में निवास करती हैं जो भौगोलिक दृष्टि से कठिन, दुर्गम अथवा अपेक्षाकृत कम विकसित हैं, यानी जंगल, सीमावर्ती इलाके इत्यादि में। भारत में सभी राज्यों में जनजातियां नहीं पाई जाती, बल्कि ये मुख्य सीमांत, पर्वतीय, जंगलों से घिरे या अपेक्षाकृत अविकसित क्षेत्रों में बसी हुई हैं। तो भारत में सभी राज्यों में यह जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, बल्कि यह उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां मतलब सीमांत क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो या जंगल से घिरे क्षेत्र हो। राज्यों के भीतर भी कुछ उप क्षेत्र विशेष रूप से जनजातीय बहुल हैं। इन क्षेत्रों को उनके सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर के आधार पर विकसित, अल्प विकसित या पिछड़े क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इनके जो क्षेत्र हैं उनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर विकसित, अल्प विकसित या पिछड़े क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कई बार इन्हें देश के विकसित हिस्सों की आंतरिक उपनिवेश के रूप में भी निरूपित किया गया है। भारत की जनजातीय जनसंख्या का भूस्थानिक वितरण देश के उत्तर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैला है, जिसमें भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। इसी व्यापकता को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्री BS गुहा ने भारतीय जनजातियों को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो हमारे साथ एक समाजशास्त्री हैं भारत के, BS गुहा। उन्होंने क्या है इन जनजातियों को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया है। पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्य शामिल हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में
खासी, गारो, नागा, लेपचा जनजातियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी हिस्से तथा पंजाब का पूर्वी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में आता है। इन जनजातियों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि और पारंपरिक कार्यों पर निर्भर करती है। दूसरा है मध्य क्षेत्र, सेंट्रल जोन। यह क्षेत्र भारत के पठारी व पहाड़ी हिस्सों में समेटा है, जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी राजस्थान, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश इसमें आते हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियां गोंड, भील, मुंडा, भूमिज, खोंड और भुइयां शामिल है। ये समुदाय कृषि, वनों पर आधारित आजीविका और पारंपरिक कुटीर उद्योग में संलग्न करते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य क्या सोर्स है? कृषि और वनों पर आधारित जीविका। और तीसरा क्या है इसका? दक्षिण भारत क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के पर्वतीय तथा वनांचल क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियां टोडा, चेचू, इरुला, पनियन, येरुवा तथा कुरुबा है। ये समुदाय अधिकतर शिकारी, मछली पकड़ने और पारंपरिक हस्तकलाओं में संलग्न करते हैं। तो ये इन स्टेट में क्या है कि समुद्री सीमा लगती है, इस कारण यहाँ क्या मछुआरे ज्यादा है तथा मछली पकड़ने का कार्य ज्यादा करते हैं। तो इन जातियों में ज्यादा मुख्य काम क्या है? शिकार करना और मछली पकड़ना, क्योंकि यहाँ जंगलों की संख्या भी बहुतायत में है। तो यहाँ क्या करते हैं? शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं, और जो पारंपरिक इनकी हस्तकला है उनका उपयोग करके अपनी जीवन यापन करते हैं। त्रावणकोर तथा अन्य पश्चिमी घाट के जंगलों में निवास करने वाली जनजातियां जैसे कादर, कनिकर, मालकुरवा विशेष रूप से आदिम जनजातियों में गिनी जाती हैं। और इसमें अगला क्या है? द्वीपीय क्षेत्र, अंडमान और निकोबार। मुख्य रूप से इसमें 3 भागों में डिवाइड किया था, परंतु एक चौथा भाग क्या है? द्वीपीय क्षेत्र, जो हमारे मतलब जो द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार हो गए, दमन द्वीप हो गया, इन क्षेत्रों में यह क्षेत्र भारत की सुदूर द्वीप समूह को सम्मिलित करता है। यहाँ अंडमानी निकोबार, ओंग, जरावा जैसी जनजातियां निवास करती है। हाल के वर्षों में सेंटलीज जनजाति चर्चित रही है, जो उत्तर सेंटलीज द्वीप पर निवास करती है और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। ये जनजातियां विशेष रूप से आदिम जीवन पद्धति का पालन करती हैं और अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं, परंतु इसके कारण क्या है? उनमें विकास के अभाव देखा जा सकता है। संवैधानिक संरचना और उनका क्षेत्रीय संरक्षण। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है। तो भारत में क्या है कि जो अनुसूचित जनजाति है उनको मतलब उनकी सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया? 5वीं और 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया है, जो हमारे संविधान में है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य चयनित क्षेत्रीय विवरण। तो हमारे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन से स्टेट आते हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या? विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम आदि जिलों के कुछ मंडल हैं। झारखंड में क्या है? रांची, दुमका, लोहरदगा, पाकुड़ आदि जिले। और छत्तीसगढ़ में क्या है? बस्तर, रायपुर, कोनकावा, कुकर आदि। झारखंड रांची, दुमका, लोहरदगा, पाकुड़ आदि जिले आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या आता है? बस्तर, रायपुर और कोडागांव, कांकेर आदि गांव आदि जिले आते हैं। मध्य प्रदेश में क्या आता है? धार, झाबुआ, मांडला, बालघाट आदि इसके अंतर्गत आते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा इन स्टेटों में क्या है? इन राज्यों में विभिन्न जनजातीय बहुल जिले एवं उपक्षेत्र हैं। और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं आइए देखते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पूर्वी राज्य हैं। इन राज्यों को विशेष स्वायत्त परिषदों के माध्यम से संरक्षित स्वशासन का अधिकार प्राप्त है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? भारत की जनजातियां भले ही संख्या में अल्प हो, किंतु उनकी सांस्कृतिक, भाषाई, जीवन शैली की विविधता अत्यंत विशाल है। देश की पूर्वी, मध्य और पश्चिमी पट्टी विशेषकर 9 राज्यों, ये कौन कौन से राज्य हैं? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जनजातीय घनी संख्या के रूप में संकेंद्रित है। इनमें सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं जो जनसंख्या में अधिक है। उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 12%, दक्षिणी भारत में लगभग 5%, उत्तर भारत में 3% जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने में जनजातियां न केवल सांस्कृतिक विविधता की वाहक है, बल्कि यह दर्शाती है कि विकास और परंपरा किस प्रकार एक साथ चल सकती हैं, बशर्ते इन्हें संवैधानिक और प्रशासनिक
संरक्षण निरंतर मिलता रहे। तो इस प्रकार इसमें क्या देख सकते हैं, बहुत सारी जनजातियां हैं, उनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, रीति रिवाज अलग है। तो इनको देखते हुए उनमें क्या है, सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है हमें। परंतु ये क्या दर्शाती है कि भिन्नता है, परंतु इनको एक समावेश लाया जाए, इनमें एकता लाई जाए और इसमें क्या है, विकास और इनकी परंपरा को साथ लेकर चला जाए तो क्या दिखाता है कि देश में एकता बनी रहेगी और देश का विकास में बढ़ोतरी मिलेगी और इन्हें क्या होगा, संवैधानिक और प्रशासनिक संरक्षण मिलता रहेगा, जिसके कारण क्या आंदोलन कम होंगे तथा भेदभाव कम होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में जनजातीय आंदोलनों के स्वरूप और उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। भारत के जनजातीय आंदोलन बहुआयामी और क्षेत्रीय विविधताओं से युक्त रहे हैं, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए हैं। मैक्सिमम हमें क्या देखने को मिला, जो आंदोलन हुए हैं वो किस रीजन से हुए हैं, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए हैं या किसी की सामाजिक या सांस्कृतिक हनन हो रहा हो तो उसके कारण हुए हैं। इन आंदोलनों का स्वरूप समय, स्थान और समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न रहा है तथा अलग अलग जगह अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इनका स्वरूप अलग रहा है। स्वतंत्रता पूर्व यह आंदोलन मुख्यतः औपनिवेशिक शासन, जमींदारी व्यवस्था, वन कानूनों के विरुद्ध थी, जबकि स्वतंत्रता के पश्चात इन्हें भूमि अधिकार, पहचान, स्वायत्तता और संसाधनों पर नियंत्रण की मांगों के इर्द गिर्द स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो इसमें क्या दो रूप देखने को मिले हमें, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पूर्व इनकी क्या मांगे थी, औपनिवेशिक शासन की, इनको अलग शासन दे दिया जाए, औपनिवेशिक शासन जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ था, वन कानूनों के विरुद्ध थे। जबकि स्वतंत्रता, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उनकी क्या है, मांगे बदल गई। इसमें क्या हो गया, भूमि अधिकार, पहचान, स्वायत्तता, संसाधनों पर नियंत्रण, जो इनके क्षेत्र के अधीन जो संसाधन आते हैं उन पर नियंत्रण, इसके इर्द गिर्द इनके मुद्दे रहे हैं। और इसमें देखते हैं स्वरूप की विविधता। स्वतंत्रता पूर्व इस काल के आंदोलन जैसे बिरसा मुंडा का उलगुलान 1899 से 1900, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और भील आंदोलन शोषणकारी जमींदारों, मिशनरों और ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ थे। ये आंदोलन पारंपरिक नेतृत्व के अंतर्गत धार्मिक व सांस्कृतिक पुनरुत्थान में भी देखे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो आंदोलन है, इनका जो पारंपरिक नेतृत्व है, ये किसके अंतर्गत आता है, धार्मिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान के रूप में भी इनको मेनली देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद, भारत में आजादी के बाद इसका क्या रूप रहा है, इस चरण में जनजातीय आंदोलनों ने अधिक संगठित और वैचारिक रूप धारण किया है। तो इसमें क्या है, जो इस चरण में क्या हुआ, जनजातीय आंदोलन थे उसमें क्या अधिक संगठन हो गया, लोगों में एकता आ गई, जो एक जनजातीय समूह था वो एक साथ आ गए या कई जनजातीय समूह एक साथ आ गए। तो इसमें वैचारिक रूप धारण कर लिया उन्होंने। इनमें आत्मनिर्णय, क्षेत्रीय स्वायत्तता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संविधान में दिए गए अधिकारों के क्रियान्वयन की मांग प्रमुख रही है। तो इसमें इनकी क्या मांगे रही है, आत्मनिर्णय, खुद निर्णय ले लें, क्षेत्रीय स्वायत्तता, क्षेत्र का खुद मतलब स्वायत्तता, खुद शासन करें, राजनीतिक में प्रतिनिधित्व मिले उनको, और संविधान में दिए गए अधिकारों को प्रमुख मांग रही है। झारखंड, गोंडवाना, बोडोलैंड, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे आंदोलनों ने लंबे समय तक अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव डाला है। इनकी मुख्य प्रेरणाएं और लक्ष्य देखते हैं। सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, आदिवासी समुदाय ने अपनी भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं की रक्षा के लिए आंदोलनों का सहारा लिया है। जो आदिवासी समुदाय थे, जनजातियां हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी भाषा, रीति रिवाज और परंपरा की रक्षा के लिए आंदोलन किए हैं और उनको संरक्षण करने के लिए आंदोलनों को एक दीवार के रूप में उपयोग में लाया है। उनका मानना था कि मुख्य धारा की संस्कृति उन्हें निगल रही है, जो आम लोगों के कांटेक्ट में आने से, आम जनजीवन के आने कांटेक्ट के आने से उनकी जो रीति रिवाज है, परंपरा है, संस्कृति है, जो उनका सामाजिक जीवन है, उस पर खतरा आ रहा है। आर्थिक संसाधनों पर अधिकार, विशेष रूप से खनिज, वन और जल संसाधनों पर आदिवासी नियंत्रण की मांग ने आंदोलनों को तीव्र कर दिया। भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, औद्योगिक परियोजनाओं के खिलाफ इनके संघर्ष के उदाहरण है। तो इन्होंने जहां ये जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां के खनिज है, उन पर नियंत्रण चाहते हैं। या उनके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण भूमि अधिग्रहण होने लगा, विस्थापन होने लगा, डैम बनने लगे। तो विस्थापन के कारण क्या है, इनके आंदोलन और ज्यादा तेज हो गए और उसकी उदाहरण है। राजनीतिक स्वायत्तता, स्वायत्तता परिषद की स्थापना, नए राज्य की मांग और छठी अनुसूची की मांगे आदिवासी राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रकट करती है। बाडो आंदोलन और झारखंड आंदोलन इसके उदाहरण है। इसमें क्या प्रमुख प्रभाव रहा, संवैधानिक सुधार। इन आंदोलन
के दबाव में संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के तहत विशेष प्रावधान किए गए। अनुसूचित जनजातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक, आर्थिक आरक्षण आदि में लाभ मिला। नए राज्यों एवं स्वायत्त परिषदों का गठन हुआ। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे नए राज्यों की रचना आंशिक रूप से आदिवासी आंदोलनों। तो इसमें क्या नए राज्य का गठन हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे नए राज्यों की संरचना हुई। इसमें क्या आंशिक रूप से जो आदिवासी आंदोलन है उनकी देन है। असम के भीतर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जैसी परिषदों का गठन भी इसी संदर्भ में हुआ था। राजनीतिक चेतना का विकास, जनजातीय समाज में राजनीतिक संगठन, पार्टी निर्माण, जैसे कि झारखंड पार्टी, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन और नेतृत्व की स्पष्टता आई, जिससे आदिवासी मुद्दे राष्ट्रीय बहस में आए। तो जो इनके मुद्दे उठे थे वो राष्ट्रीय लेवल पे आए। इसके कारण क्या है, राजनीतिक चेतना और विकास हुआ। हिंसात्मक और चरमपंथी रुझान, कुछ क्षेत्रों में आंदोलन हिंसक हुए और अलगाववादी प्रवृत्तियां पनपी, जिससे राज्य और केंद्र सरकारों के साथ टकराव की स्थिति बनी। और विशेषतः यह किस जगह देखने को मिला, उत्तर पूर्वी राज्यों में, मिजोरम हो गया हमारा, जैसे मणिपुर हो गया, असम हो गया, इन राज्यों में ज्यादा हिंसात्मक स्थिति देखने को मिली। इसमें क्या आलोचनात्मक विश्लेषण क्या है, हालांकि जनजातीय आंदोलनों ने जन सरोकार का सौरभ दिया, परंतु कई बार इनकी नेतृत्व संरचना सीमित रही और व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप नहीं ले सकी। साथ ही कुछ आंदोलन की परिणति हिंसा और सशस्त्र संघर्ष में होने इनकी वैधता को चुनौती मिली। तो साथ ही इस आंदोलन में क्या हुआ, हिंसात्मक रूप आ गए, सशस्त्र संघर्ष होने लग गए, तो इसकी वैधता को चुनौती मिलने लगी, इसकी आलोचना होने लग गई। राज्यों की प्रतिक्रिया भी कई बार सैन्यवादी और दमनकारी रही है, जिससे समाधान प्रक्रिया जटिल हुई। तो इस प्रकार की राज्य सरकारों ने भी इनमें क्या है बल प्रयोग किया, जिसके कारण क्या इसके समाधान में थोड़ी दिक्कत आने लगी। इसमें क्या निष्कर्ष निकला, भारत के जनजातीय आंदोलन उनकी सांस्कृतिक अस्मिता, क्षेत्रीय अधिकार और संसाधनों पर नियंत्रण की निरंतर लड़ाई का प्रतीक है। यह आंदोलन केवल प्रतिरोध का माध्यम नहीं, बल्कि वैकल्पिक विकास, समावेशी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की तलाश का भी संकेत देते हैं। इनका समुचित समाधान संवेदनशीलता, संवाद और सैद्धांतिक ढांचे के भीतर ढूंढना आवश्यक है। तो जो ये आंदोलन हुए हैं उनका एक ही समाधान है, संवेदनशीलता हो गई, आराम से शांति से संवाद करके बातचीत के माध्यम से और सैद्धांतिक ढांचे और संविधान के अंदर रहकर इसका हल ढूंढना ही आवश्यक है।